संवाद श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज जो पूरी दुनिया में फ्लोट कर रही है वो है कि फिनलैंड नाटो का सदस्य बन गया। अब नाटो में कुल 31 देश हो गए और फिनलैंड उसका नया मेंबर हो गया। जिस रूस ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के मुद्दे को लेकर के खाली इस संभावना के आधार पर कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो सकता है, इस नाते रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया गया, उसी रूस के लिए एक दूसरी चुनौती फिनलैंड भी तैयार हो गया है। फिनलैंड भी, जिसे फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड भी रूस का पड़ोसी देश है और बाल्टिक सागर के किनारे है, नॉर्वेजियन सागर के किनारे है। फिनलैंड ऐसे तो विकसित देश है, लेकिन रूस इसे अपना प्रतिद्वंदी देश मानता है और यह मानता है कि फिनलैंड अगर नाटो से जुड़ता है तो निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। पहले मैं थोड़ा नाटो के बारे में आपको बता दूं। नाटो की स्थापना कल के ही दिन अर्थात 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। सिर्फ 12 देशों ने मिलकर के नाटो की स्थापना की थी। ये 12 वो देश थे जो पूंजीवादी देश थे, मित्र देश थे। इन लोगों ने यूएसएसआर से अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने पूंजी उद्योगों और बाजार की रक्षा के लिए नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया था। अब 12 सदस्य, जिसकी शुरुआत जहां से हुई थी, 12 सदस्यों से ये संख्या अब 31 तक पहुंच गई है और आने वाले समय में 32 भी हो सकती है। स्वीडन भी शामिल हो सकता है और भी इसका विस्तार हो सकता है। वर्तमान में अगर आप देखें 31 देशों में से 29 देश यूरोप के हैं और 2 देश यूएसए और कनाडा उत्तरी अमेरिका के हैं। नाटो का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब अटलांटिक महासागर के किनारे के देशों ने अपने पूंजी और अपने संपत्ति और अपने हितों की रक्षा के लिए एक सेना बनाई थी। ये सेना यूएसएसआर अपने लिए चुनौती मानता था, लेकिन यूएसएसआर का 1991 में विघटन हो गया। तब से समाजवादी या साम्यवादी देश कोई प्रभावशाली नहीं रहा। साम्यवादी देशों, समाजवादी देशों ने भी अपनी व्यवस्था को छोड़ करके पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया। चाइना ने 1978 में ही मार्केट कैपिटलिज्म को अपनाया और जो है रूस अंततः धीरे धीरे रूस ने भी उसी पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया और क्यूबा ने पिछली साल 2021 में साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ते हुए पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया। यूँ कह सकते हैं कि अब दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं बचा है जो अपने इकोनॉमिक मॉडल को कम्युनिस्ट मॉडल के अनुसार या सोशलिस्ट मॉडल के अनुसार चलाना चाहे। इसका मतलब है कि साम्यवादी मॉडल किसी को भी प्रासंगिक नहीं लगा है, लेकिन अपने पुराने इतिहास से जुड़ते हुए रूस ने अपनी धारणा लगभग उसी प्रकार से रखी है और नाटो को आज भी रूस अपना दुश्मन मानता है। और यही कारण है कि नाटो में मात्र शामिल होने की संभावना के आधार पर यूक्रेन पर उसके द्वारा आक्रमण किया गया, क्योंकि उसको लगता था अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो नाटो की सेनाएं यूक्रेन में आ जाएंगी तो रूस के बिल्कुल बगल आ जाएंगी। जबकि आप जानते हैं नाटो में शामिल होने वाले 3 देश यूएसएसआर के सदस्य रह चुके हैं, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, जो बाल्टिक सागर के किनारे हैं, और 11 देश वो हैं जो पहले रूस के सैटेलाइट कंट्री कहलाते थे, पूर्वी यूरोप के देश। उन्होंने भी जानते हैं जो है नाटो की सदस्यता ले ली। और अभी जल्दी ही 2020 में मैसेडोनिया ने भी नाटो की सदस्यता ले ली। मैसेडोनिया भी साम्यवाद से प्रभावित देश रहा है। ऐसे में देखा जाए तो रूस जिन देशों को मिला करके यूएसएसआर बनाता था, उन देशों ने भी नाटो की सदस्यता को चुना है और अपने लिए नाटो में सुरक्षा और अपने लिए विस्तार देखा है। तो ऐसे में देखा जाए तो नाटो के प्रति आकर्षण बढ़ता चला जा रहा है और नाटो एक पुनः जानते हैं उभरते हुए संगठन के रूप में आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि रूस पहले कहता रहा कि मैं यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करूंगा,
मैं मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, लेकिन अंततः रूस ने जब यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया तो इससे रूस के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें कहीं न कहीं से असुरक्षा की भावना आ गई है और उनको लगने लगा है कि रूस उनके साथ भी सुरक्षा की चुनौती पेश कर सकता है। ऐसे में क्यों ना हम नाटो के सुरक्षा के कवर को लें। नाटो की जानते एक बड़ी विशेषता है, नाटो में जो भी सदस्य देश बनता है, मतलब नाटो का जो भी देश मेंबर बनता है, नाटो के सारे संपत्तियों पर, सैनिक संपत्तियों पर उसको अधिकार हो जाता है। मतलब नाटो के पास जितनी भी संपत्ति है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो मिसाइलें हों, चाहे वो टैंक हो, तोपें हों, इवन परमाणु हथियार भी उसको प्राप्त हो जाता है। परमाणु हथियार प्राप्त करने का दो तरीका है, या तो आप अनुसंधान करिए, न्यूक्लियर रिसर्च करिए और फिर आप जानते हैं एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाइए, या आप नाटो के मेंबर बन जाइए। नाटो में एक क्लॉज है, अम्ब्रेला क्लॉज, जिसको न्यूक्लियर अम्ब्रेला कहा जाता है, नाभिकीय छाता। जो देश नाटो का मेंबर बन जाता है उसको नाभिकीय छाता मिल जाता है। अर्थात अगर उस पर किसी ने अटैक किया तो अब परमाणु बम भी जानते हैं उस देश के पास आ गया है, वो परमाणु बम छोड़ सकता है। इसीलिए नाटो पर कोई भी अटैक करने के बारे में सपनों में भी नहीं सोच सकता। नाटो में शामिल होने का मतलब ये जान लीजिए अभेद्य हो चुका है, क्योंकि अगर नाटो के किसी देश पर आक्रमण हुआ तो परमाणु बम छोड़ेगा, और परमाणु बम छोड़ेगा तो भयानक विनाश होगा और परमाणु युद्ध की शुरुआत होगी। यही न्यूक्लियर अम्ब्रेला क्लॉज जो है, नाभिकीय छाता क्लॉज, ये नाटो को सबसे यूनिक बना देता है। इसलिए बहुत सारे देश सोचते हैं कि मैं नाटो का मेंबर हो जाऊं तो हमें अपने आप ही जानते हैं परमाणु बम प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन बम प्राप्त हो जाएगा, दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलें प्राप्त हो जाएंगी, बेहतरीन टैंक प्राप्त हो जाएंगे, तमाम गाइडेड जानते वेपन्स प्राप्त हो जाएंगे और दुनिया का कोई भी देश जानते हैं चुनौती नहीं दे सकता। तो ऐसे में क्यों ना नाटो का विस्तार हो। और अमेरिका अब नाटो का विस्तार चाहता है, क्योंकि नाटो के विस्तार के माध्यम से अमेरिका का जहां दुनिया में दोबारा दबदबा बनेगा, क्योंकि चीन इस समय पूरी दुनिया में दबदबा बनाना चाहता है, अमेरिकी सुपर पावर की हैसियत को चुनौती दे रहा है। तो इस नाते अमेरिका अब लिबरल होकर के नाटो के विस्तार को सुनिश्चित करना चाहता है। यही कारण है कि बहुत सारे देश अब नाटो से जुड़ना चाहते हैं और नाटो में जुड़ने की फाइल को बहुत तेजी से खोली जा रही। आप जानते होंगे ऐसे नाटो में 31 देश अब हो गए, लेकिन नाटो का मुख्य नियंत्रण अमेरिका के पास ही है, क्योंकि नाटो के सदस्य देशों में सैनिक रूप से रक्षा मामले में सबसे सशक्त देश अमेरिका ही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय नाटो की सदस्यता का सारा दस्तावेज रखता है। नाटो में किसको शामिल किया जाए, किसको, इवन घोषणा भी कौन करता है, नाटो नहीं घोषणा करता, अमेरिकी विदेश मंत्रालय घोषणा करता है। फिनलैंड एक नया सदस्य बना। अब सोच सकते हैं कि नाटो की कुंजी और नाटो की चाबी और नाटो की अगुवाई किसके पास है, अमेरिका के ही पास है। और अमेरिका अब अपनी लॉबी को बढ़ाएगा, मजबूत करेगा और उन सभी क्षेत्रों में ले जाने का प्रयास करेगा जहां जहां उसे चुनौती मिलती है। और यही कारण है कि अभी पीछे 2 दिन पहले आपने देखा कि भारत को भी नाटो के सदस्यता का ऑफर दिया गया। ताकि क्यों? क्योंकि भारत को इसलिए ऑफर दिया गया क्योंकि चीन चुनौती दे रहा अमेरिका को, और अमेरिका अपनी चुनौती को भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। और ऐसे में भारत चूंकि चीन का प्रतिद्वंदी है, चीन भारत को भी परेशान कर रहा है, तो इस नाते भारत को भी नाटो में शामिल करके या नहीं शामिल करके तो यह संभावना बता करके, सैनिक सहयोग को खोल करके यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही कि चाइना खबरदार, आप अपनी सीमा में रहें, रूस खबरदार, आप अपनी सीमा में रहें। बहुत जल्दी ही आपको सुनने को मिलेगा कि स्वीडन भी नाटो का सदस्य बन सकता है। यद्यपि स्वीडन की सदस्यता का विरोध हंगरी ने ज़्यादा किया है, तुर्की ने भी किया था, जो तुर्की नाम आजकल रखता है अपना, उसने फिनलैंड की सदस्यता का भी विरोध किया था। तुर्की ने कहा कि कुर्दिश आतंकवादी संगठनों का अड्डा है फिनलैंड और स्वीडन, और वही लोग तुर्की को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए तुर्की जानते हैं अनुमति नहीं देगा। अच्छा, नाटो का एक प्रोविजन है, जब तक सारे देश नहीं सहमत होंगे कोई नया सदस्य नहीं जोड़ा जा सकता, आम सहमति का फार्मूला है। और स्वीडन का विरोध हंगरी ज़्यादा कर रहा है,
हंगरी कह रहा है कि उसके कानून व्यवस्था को झूठा साबित करने की कोशिश स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश करते हैं। इसलिए ये झूठा देश है स्वीडन, जब तक कुछ बड़े उपाय नहीं करेगा हम इसको अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन कुल मिला जुला के अमेरिकी लॉबी सब मना लेगी, हंगरी को भी मना लेगी, तुर्की को भी मना लेगी, क्योंकि तुर्की के सामने भी तो चुनौती है, हंगरी के सामने भी तो चुनौती है। तो इसका मतलब आने वाले समय में नाटो के सदस्य 32 हो जाएंगे, एक और बढ़ जाएगा, और साथ ही कुछ और लोग और देश भी आपको सुनने को मिलेंगे जो नाटो के सदस्य बनने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से नाटो एक बहुत चर्चित संगठन हो गया। तो आप नाटो के बारे में ध्यान रखेंगे। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। बिस्के की खाड़ी को नाटो की खाड़ी कहा जाता है। क्योंकि फिनलैंड शामिल हुआ तो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप चर्चा में आ गया, फेनो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप चर्चा में आ गया, बाल्टिक सागर चर्चा में आ गया, नार्डिक के देश चर्चा में आ गए। अच्छा, इधर की पूरी स्थिति चर्चा में आ गई, जिसके नाते यहाँ की ज्योग्राफी भी अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए समझिए ये पूरा क्षेत्र, फिनलैंड, स्वीडन का क्षेत्र क्वेश्चन सप्लायर बन गया है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत सारी संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और साथ ही नाटो की स्थिति कैसे विश्व व्यवस्था को प्रभावित कर रही है और क्यों नाटो जानते हैं एक प्रभाव के विस्तार का साधन बन रहा है। मेंस में भी ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो संवाद सीरीज में आज के इस कार्यक्रम में हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे। इससे आगे कल बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।